तो हमारा टॉपिक चल रहा था संविधान में राष्ट्रपति। तो इसमें हमने 2 क्लासें आपकी करवा दी हैं राष्ट्रपति से संबंधित। अब उसके आगे की अनुच्छेदों के बारे में आज बताएंगे। तो हमने 59 तक अनुच्छेद पिछली क्लास में कवर किया था। आज अनुच्छेद राष्ट्रपति। तो आज अनुच्छेद 60 के बारे में बताएंगे। तो अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थित में वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो वरिष्ठ होता है न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का, वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। तो लिख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और उसकी अनुपस्थित में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाया जाता है। तो अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। अपनी शपथ में राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है? तो अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है। कौन सी शपथ इसको दिलाई जाती है? किस चीज़ की दिलाई जाती है? तो पहली बात यानी उसका जो उसमें अर्थ समाहित होता है, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। जो शपथ दिलाई जाती है उसमें क्या होता है? वो किस चीज़ की शपथ लेता है? श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा और संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। संविधान और विधि का, संविधान का और विधि मतलब नियम कानून, विधि का, संविधान और विधि का परिरक्षण, उनकी रक्षा करना, परिरक्षण, संरक्षण, उनको संरक्षित रखूँगा, संरक्षण मतलब नष्ट नहीं होने दूँगा, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, प्रतिरक्षण करूँगा। और शपथ में कौन सी बात हुई
भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा, यानी भारत की जनता की सेवा और कल्याण करूँगा। तो भारत की जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहूँगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस चीज़ की शपथ लेता है और उसमें 4 ऑप्शन में दिया गया था। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति भाग कौन सा है संविधान का, किस भाग में? संघ, भाग 5 संघ है। अनुच्छेद 52 से 151, ये जो संघ वाला भाग, इसी में है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश करवाएगा। अपनी शपथ में वह किस चीज़ों का शपथ लेता है? श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूँगा, भारत की जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहूँगा। अब अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है संविधान के? 61 में। तो राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। किस आधार पर हटाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन। तो लिख लेते हैं, राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है, या संविधान का अतिक्रमण करने पर। तो संविधान ने, अब यहाँ लिख लेते हैं, संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य को संविधान में संविधान के उल्लंघन के वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है। वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है। तो संविधान का उल्लंघन कैसे होगा? तो इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो प्रक्रिया में महाभियोग की प्रक्रिया। तो पहला स्टेप क्या है इसका? लिख लेते हैं महाभियोग भी, ऊपर तो लिखा है लेकिन यहाँ प्रक्रिया डाल देते हैं, प्रक्रिया। तो सबसे पहले महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। हमारे संसद में, ये संसद है, तो इसमें 2 सदन हैं, लोकसभा
राज्य सभा। तो इनमें जो महाभियोग की प्रक्रिया है चाहे लोकसभा में शुरू की जाए चाहे राज्यसभा में शुरू की जाए, संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, प्रारंभ की जा सकती है। महाअभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। तो अगर पूछा जाए कि एक ऑप्शन बोले सिर्फ लोकसभा में ही प्रारंभ की जा सकती, नहीं, संसद के किसी भी सदन में शुरुआत की जा सकती है महाभियोग की प्रक्रिया। दूसरा पॉइंट, महाभियोग के आरोप पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो महाभियोग के आरोप जो लगाया जाएगा किसी भी सदन द्वारा, तो उस पर 1/4 सदस्यों के, उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। तो लिख लेते हैं महाभियोग के आरोप पर 1/4 सदस्यों, 1/4 सदस्यों। तो अब कौन से सदस्य? जिस सदन में आरोप लगाए गए हैं, जिस सदन में आरोप लगाए गए हैं। के हस्ताक्षर होने चाहिए। और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। तो यहाँ संसद दलील बना लेते हैं, लिख लेते हैं संसद दे रखा है, इधर लोकसभा, इधर राज्यसभा, ये 2 सदन हो गए। अब इसमें कहा गया है महाभियोग के आरोप पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जिस सदन में आरोप लगाया गया, जैसे लोकसभा में आरोप लगाया गया है या महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में स्टार्ट की गई है, तो इसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस महाभियोग प्रस्ताव पर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए, यहाँ से दिया जाएगा। अब तीसरा पॉइंट, महाभियोग की प्रक्रिया में ही जो महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होने के बाद यह दूसरे सदन में जाता है। लिख लेते हैं महाभियोग का प्रस्ताव
2/3 बहुमत 2/3 बहुमत से पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा। अब इसमें लगाया गया था तो इसके जो 2/3 सदस्य थे, यानी 2/3 से वो पास हो गया प्रस्ताव, जो माना कि लोकसभा में महाभियोग का प्रक्रिया चलाई गई। तो इसमें जब वो प्रस्ताव 2/3 सदस्यों से पास हो जाएगा, बहुमत से पास हो जाएगा, तो किस में जाएगा? ये राज्यसभा में जाएगा। तो यही लिखा, महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है। तो पहला हमने बताया कि किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। जिस सदन में आरोप लगाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसे लोकसभा में लगाया गया तो इसके 1/4 सदस्यों से हस्ताक्षर होने चाहिए और 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को देना चाहिए। उसके बाद जब प्रस्ताव यहाँ से पास हो जाएगा तो दूसरे सदन में वो जाएगा। चौथा पॉइंट है, दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करेगा और राष्ट्रपति को इनसे उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। तो दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करेगा। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करेगा और राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने और राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। अधिकार होगा। तो अब यहाँ से पास हो गया 2/3 बहुमत से, तो कहाँ चला गया प्रस्ताव? राज्यसभा में चला गया तुम्हारा प्रस्ताव। जब यहाँ गया तो ये राज्यसभा क्या करेगा? ये जांच करेगा इसकी, जो आरोप लगाए गए हैं। अब इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व, यानी किसी को अपना नियुक्त करने का अधिकार होगा। फिर पांचवा है पॉइंट, अगला पॉइंट, यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है, यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है, इन आरोपों को, अब जब इसने जांच किया और सही पाया, दूसरा सदन सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित
कर देता है, 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटना होगा। तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से पद से हटना होगा, पद से हटना होगा। तो यदि दूसरा सदन इन आरोपों को, जब दूसरे सदन में गया था प्रस्ताव और दूसरे ने जांच किया, इसमें राष्ट्रपति को उपस्थित होने का अधिकार था और अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार था, तो दूसरा सदन ने जब इसकी जांच की और जांच में सही पाया गया, तो ये जो प्रस्ताव था महाभियोग प्रस्ताव, ये 2/3 बहुमत से फिर पास कर दिया जाएगा और जैसे पास होगा उसी दिन, यानी प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। अब इसमें कुछ और फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो महाभियोग क्या है? महाभियोग संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया यह है। अगर पूछ लिया जाए महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, तो ये क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य, अगला फैक्ट है, संसद के दोनों सदनों के नामांकित, दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था। जब राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ाया था, तो संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जो है चुनाव में भाग नहीं ले रहे थे, महाअभियोग में भाग ले सकते हैं। महाअभियोग में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ बताएगा संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, वो महाभियोग में भाग ले सकते हैं। अगला, जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पांडिचेरी, दिल्ली व चेरी, दिल्ली व पांडिचेरी, पुडुचेरी, केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के, केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग में इस महाअभियोग में सदस्य
इस महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। तो इसमें बताया गया है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य थे, दिल्ली व पांडिचेरी की केंद्र शासित राज्य विधानसभा सदस्य, ये चुनाव में तो भाग लिए थे, महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो अब आगे अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति पद की रिक्तता। जब राष्ट्रपति पद का रिक्त होगा, राष्ट्रपति पद की रिक्तता। तो राष्ट्रपति पद के रिक्त होने के प्रकार, कितने प्रकार से रिक्त हो सकता है। तो पहला 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, अगर राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल हमने बताया था 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का जब कार्यकाल उसका समाप्त हो जाएगा, एक तरीका। फिर दूसरा है उसके त्याग पत्र देने पर, या फिर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे। तीसरा है उसकी मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, या फिर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटा दिया जाए। अन्य कारण हैं, अन्य कारणों में यदि वह पद ग्रहण करने के योग्य न हो और निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, तो ये अन्य कारण में भी आ जाते हैं। तो इतने तरीके थे राष्ट्रपति को पद से हटाने का या रिक्त होने के। तो लिख लेते हैं राष्ट्रपति पद की रिक्त होने के प्रकार। राष्ट्रपति पद के रिक्त होने के प्रकार। तो पहला कौन सा है, 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर। 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर। तो इसमें कार्यकाल समाप्त होने के कारण पद रिक्त हुआ हो तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही चुनाव करा लेना चाहिए। अगर 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके कारण पद रिक्त हो रहा है, तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव करा लेना चाहिए ताकि राज्य अंतराल न होने पाए। यदि नया राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण से कोई देरी होती है तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। तो लिख लेते हैं 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर। कार्यकाल समाप्त होने पर, कार्यकाल समाप्त होने पर, कार्यकाल समाप्त होने पर पद रिक्त हुआ हो, होने के कारण लिख लीजिए, कार्यकाल समाप्त होने के कारण पद रिक्त हो तो, कार्यकाल समाप्त होने के कारण पद रिक्त हो तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले चुनाव करा लेना चाहिए। तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले चुनाव करा लेना चाहिए। चुनाव करा लेना चाहिए। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में, यदि नए राष्ट्रपति
के चुनाव में कोई देरी होती है, कोई देरी होती है, कोई देरी होती है, तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति आ नहीं जाता। देखो, कार्यकाल समाप्त होने पर अगर पद खाली हो रहा है तो सबसे पहले बताया गया है कि समय समाप्त होने से पहले ही चुनाव करके राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना चाहिए। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में अगर देरी हो जाती है तो जो पुराना राष्ट्रपति है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। इसमें उपराष्ट्रपति को या न्यायाधीश को उसके कार्यवाहक के रूप में काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर नहीं मिलेगा। कार्य करने का अवसर नहीं मिलेगा। फिर दूसरा, उसके त्यागपत्र देने पर तो देखो, पहला था कार्यकाल पूरा होने पर पद रिक्त हो सकता है, त्यागपत्र दे दिया तब भी जो है पद रिक्त हो सकता है। उसकी मृत्यु होने पर पद रिक्त हो जाएगा, और महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर महाअभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाने पर। पांचवा, अन्य कारणों से पद रिक्त। इसमें जैसे एग्जाम्पल एक, यदि वह पद ग्रहण करने के योग्य न हो, यदि वह पद ग्रहण करने के योग्य न हो, अगर वो पद ग्रहण करने के योग्य न हो तभी पद रिक्त हो जाएगा। और निर्वाचन अवैध घोषित हो, अगर निर्वाचन अवैध घोषित हो गया तभी तो पद रिक्त हो जाएगा। तो निर्वाचन अवैध घोषित हो, निर्वाचन अवैध घोषित हो, इन दो आधारों पर पद क्या हो जाता है, रिक्त हो सकता है। तो लिख लेते हैं आगे, यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य कारण, यानी ये जितने भी नीचे लिखे थे, इसीलिए ये 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने वाले का एक्सप्लेनेशन यहीं पे लिखा दिया। अब इनका बाद में ये सब की बात कर रहा है। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य कारणों से रिक्त हो
तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो यदि अब यहाँ नहीं कर रहा था राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में, अब यहाँ कार्य करेगा। इन प्रक्रिया इसमें अगर इन आधारों पर अगर पद रिक्त हो रहा है तो क्या करेगा, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु या त्यागपत्र निष्कासन अथवा अन्य कारणों से रिक्त हो, अन्य कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य कारणों से खाली हो जा रहा है तो जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, वो भी नहीं है, उसका भी पद खाली है, तो कौन कार्य करेगा, मुख्य न्यायाधीश। वो भी नहीं है तो जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो लिख लेते हैं, यदि वर्तमान उप राष्ट्रपति उपस्थित, अगला है यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो, अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन कई बार राष्ट्रपति बीमार हुए और उन्होंने उपराष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं दिया, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं कि राष्ट्रपति उसको उपराष्ट्रपति को अपना कार्यभार सौंपे। बीमार होते हुए वो काम देख सकता है।
अगला है यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका भी पद रिक्त हो, अथवा उसका भी पद रिक्त हो अथवा उसका भी पद रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अच्छा, जब राष्ट्रपति से भिन्न कोई, जैसे उपराष्ट्रपति है या मुख्य न्यायाधीश या अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं, तो उनको जो राष्ट्रपति को वेतन भत्ते या उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, तो उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या कार्यवाहक जो न्यायाधीश होते हैं उनको वही उपलब्धियां मिलती हैं। तो हम ये कह रहे थे कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसका पद भी रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अच्छा, जब ये लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो जो वो राष्ट्रपति का वेतन या उपलब्धियां या सुविधाएं जो थी वो सब इनको मिलेंगी। अब इसके आगे संबंधित अगले वीडियो में आपको अनुच्छेद बताए जाएंगे।